तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। तो जैसा देश का माहौल है, फाइनली अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देश का माहौल ही ऐसा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, क्योंकि देश में इतना बार पेपर लीक हुआ। हमारे झारखंड में भी मैं खुद सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पेपर लीक हुआ। ठीक है, जेपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा था, उसमें भी पेपर लीक हुआ। और भी तमाम बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए थे झारखंड में भी। सेंट्रल लेवल पे नीट का पेपर लीक हुआ। ठीक, तो अंततः बहुत सारे एग्ज़ाम का जब पेपर लीक होने लगा, टेट का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ अलग अलग राष्ट्र में, राज्य में। ठीक है, तब जाके जो शिक्षा मंत्री है उसको दायित्व बनता है कि वो अपने पद को अगर नहीं संभाल पा रहे तो छोड़ दो। अगर कोई काम सही ढंग से नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, हटा देते हैं उसको। तो अंततः उसको हटना पड़ा। ठीक है, स्टूडेंट की जीत हुई यहाँ पे। और इसी तरह से हम लोगों को एक अच्छा नागरिक बनना है, वोट देना है पैसे के लिए नहीं, अपने अच्छे भविष्य के लिए, हमारे आने वाले अच्छे भविष्य के लिए। ठीक है, तो जब भी आप लोग लीडर चुनिएगा, ये तक कि मत चुनिएगा कि मेरा जाति का है, मेरा धर्म का है, मेरा कास्ट का है। ठीक है, नॉट एट ऑल। आपको चुनना है लीडर जिसमें वो कैपेसिटी है, जिसमें वो क्षमता है, जिसमें वो ताकत है, जिसमें वो ज्ञान है कि जिससे हम लोगों को आगे ले जा सके। और उसके बावजूद भी अगर वो इंसान गलती करता है तो उसको हटा देना है, टर्मिनेट कर देना है उसके पोस्ट से। ठीक है, चलिए, यही एक सच्चे लोकतंत्र वाले देश की पहचान है। फिलहाल अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का पेपर। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में ये पेपर पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले ये पेपर नहीं हुआ है। ये मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ विथ आंसर। तो बोलिएगा भैया, जब कोल्हान यूनिवर्सिटी में अभी तक एक भी बार हुआ नहीं तो अभी आंसर क्वेश्चन पेपर कहाँ से दे रहे हैं। देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो पेपर है झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में सेम है। 6 यूनिट होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम में, 6 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट सभी यूनिवर्सिटी का सेम रहेगा, 1 यूनिट बदलाव कर सकता है यूनिवर्सिटी अपने ओर से। तो ये पेपर आपका 90% मैच करेगा, आपके यूनिवर्सिटी से 10% मैच नहीं करेगा। ये पेपर है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, 90% मैच करेगा सबका, 10% सबका अलग रहेगा। तो चलिए मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से ये पेपर आएगा। ठीक, आपका सारा पेपर का एग्जाम हो चुका है, इसी पेपर हिंदी का बचा हुआ है किन्हीं किन्हीं का, वो भी हो जाएगा। ठीक है, और जिनका इसी पेपर हिंदी का एग्जाम आज हो चुका है, आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कीजिएगा प्लीज़, ताकि आने वाले आपके जो नेक्स्ट डे का एग्जाम होगा उनको मैं दे सकूँ। ठीक है, तो करहान यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जिनका भी एग्जाम हो चुका है इसी पेपर हिंदी का, आप लोग इस नंबर पे हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। 89 86 60 75 41 व्हाट्सएप नंबर है। और कुछ ज़रूरी चीज़ पूछना भी है तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर यार। इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS 25-29 सेशन का पूछा हुआ पेपर है। फुल मार्क्स 50 रहता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 मार्क्स लाना होता है। ठीक है, समय इसमें मिलता है आपको 90 मिनट। ओके, पहले आता है ग्रुप ए, इसमें आपको 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन हैं, 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन। ठीक है, वेदों की कितनी संहिताएं हैं, वेदांग की संख्या कितनी है, शैव उपासक किनकी उपासना करते हैं, इस तरह से 10 क्वेश्चन है। फिर 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं, 15 मार्क्स हो गया, नहीं 20 मार्क्स हुआ यार। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स वाले। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों का संक्षिप्त में वर्णन करें, वैदिक ग्रंथों का संक्षिप्त इतिहास निरूपण करें। यही सेम फॉर्मेट आएगा कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी। फिर ग्रुप बी आएगा जिसमें 10 मार्क्स वाले 3 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। 50 मार्क्स हो गए, टोटल 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाला, जिसमें है भारतीय ज्ञान परंपरा में नगरीय, ग्रामीण और अरण्य समाज की जीवन शैली पर प्रकाश डालें। फिर बाकी ये क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है वेदों की कितनी संहिताएं हैं। तो वेदों की 4 संहिताएं हैं। ठीक है, सबको मालूम है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद और लास्ट में आता है अथर्ववेद। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र को लिखा गया है, सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष।
ओके, नोट डाउन करते चलिएगा दोस्त। शैव उपासक किन की उपासना करते हैं? तो नैनार कहा जाता है, शिव भगवान के जितने भी उपासक हैं उनको नैनार कहा जाता है, नैनार। ठीक है, और विष्णु भगवान के जो उपासक हैं उनको अलवार कहा जाता है। अलवार और नैनार दो को संत होते हैं। अलवार विष्णु भगवान को मानने वालों को, शिव भगवान के मानने वालों को नैनार। ठीक है, तो शैव उपासक किसकी उपासना करते हैं? शिव भगवान की, महादेव, आदिपति, बम भोले, ठीक है, नीलकंठ, बहुत नाम है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक और रचयिता माने जाते हैं। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक और रचयिता माने जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि चार्वाक दर्शन, ठीक है, के रचयिता है चार्वाक, या नास्तिक दर्शन के रचयिता हैं चार्वाक, ठीक, और एकेश्वरवाद के रचयिता हैं, एकेश्वरवाद बोलिएगा या अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के रचयिता कौन है? अगर क्वेश्चन आता है अद्वैत वेदांत के रचयिता कौन है, तो आदि शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत, आदि शंकराचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत। ठीक है, ये आस्तिक दर्शन कहा जाता है इनको, और सांख्य दर्शन के रचयिता हैं कपिल मुनि। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। ठीक, जैसे आपने सुना होगा गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, उस तरह से 18 को पुराण। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो आयुर्वेद अथर्ववेद से निकला है। अथर्ववेद में जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है। ठीक, अथर्ववेद, आयुर्वेद। नेक्स्ट अगला जाता है अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन आ ही गया यार। आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत के जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आयुर्वेद के अष्टांगों के नाम लिखिए। तो देखिए आयुर्वेद में अष्टांग मार्ग बताया गया है। ठीक है, अष्टांग मार्ग, इसमें आ जाता है काया चिकित्सा यानी कि शरीर की चिकित्सा, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, ठीक है, शालाक्य तंत्र, ये नहीं मालूम है, कौमार वृत्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र। नेक्स्ट आता है वाजीकरण तंत्र। ये 8 अष्टांग माने जाते हैं। आयुर्वेद में अष्टांग मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, सबको मालूम है, बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और बौद्ध परंपरा भौतिकवादी है या अभौतिकवादी? तो सॉरी, बौद्ध परंपरा अभौतिकवादी है। ठीक है, नॉन मैटेरियलिस्टिक है। बुद्ध क्या बोलते हैं? देखिए मैंने बुद्ध का सारा एपिसोड देखा है पूरा कंप्लीट, और वो बोलते हैं कि मध्यम मार्ग पे चलो चाहिए। किस मार्ग पे? मध्यम। मध्यम कहने का अर्थ है कि ना तो इतना ज़्यादा खाओ कि जिंदगी केवल खाने के लिए ही लगे, ना तो इतना कम खाओ कि एकदम सूख के पतला हो जाओ। ठीक है, मतलब मीडियम में खाओ, संतुलित मात्रा में। बुद्ध मार्ग का ही है संतुलित। ना तो इतना ज़्यादा सो कि दिन को दिन ना समझो और रात को रात ना समझो, ना तो इतना कम सो कि जीवन को जीवन ना समझो। ठीक है, मतलब सो उतना ही जितना जरूरत है। मध्यम मार्ग 6 से 8 घंटा। ना तो इतना ज़्यादा पढ़ो कि एकदम पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ, ना इतना कम पढ़ो कि जीवन में काम ना आए पढ़ाई का। ठीक है, नाम मात्र का नहीं, नॉर्मल मात्रा में भी पढ़ाई करो। तो बुद्ध ने सभी चीज़ों को कहा है कि ना तो इतना कम खेलो, ठीक है, कि ऐसा लगे कि जीवन में निरक्त है, मतलब कि रस रंगे ख़त्म है उसका, ना ही इतना ज़्यादा खेलो कि और कुछ करने का मौका ही ना मिले। सब चीज़ एक संतुलित मात्रा में करो, बुद्ध यही कहते हैं, समझे? ना तो इतना ज़्यादा बोलो कि आदमी को लगेगा कि यार ये पका दे रहा है, ना तो इतना कम बोलो कि आदमी को लगेगा ये ससुर क्या आदमी है रे भाई, है कुछ तो बोलो। तो ऐसा ना हो, इसलिए बुद्ध बोलते हैं कि मध्यम मार्ग पे जाओ बच्चे। ठीक, मध्यम मार्ग। ना तो इतना स्पीड गाड़ी चलाओ कि साला उड़ने लगे, ना तो इतना धीरे गाड़ी चलाओ कि बैलगाड़ी समझ लें। मध्यम, समझ रहे? बुद्ध यही कहते हैं। चलिए
तो बुद्ध परंपरा भौतिकवादी है अभौतिकवादी, तो ये अभौतिकवादी है, नॉन मैटेरियलिस्टिक है। अब आता है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 गो तीर्थंकर हैं। भगवान सूर्य की उपासना ठीक करने वाले उपासक को क्या कहते हैं? तो जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उनको सौर कहा जाता है। जैसे कौन थे सूर्य की उपासना करने वाले? कुंती। कुंती के नाम सुने हैं? कुंती, जिनके पुत्र थे कर्ण, ठीक है, सूर्य पुत्र कर्ण। तो कुंती सूर्य के उपासक थे और उनसे एक पुत्र प्राप्ति हुई थी, सूर्य का पुत्र कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, आपको ये आ सकते हैं। यहाँ पे है क्या? नहीं है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक संहिता का रचयिता है महर्षि चरक। कौन है? महर्षि चरक। वहीं अगर पूछे कि सुश्रुत संहिता का रचयिता कौन है, तो सुश्रुत संहिता का रचयिता है महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों का संक्षिप्त में निरूपण करें। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख मूल तत्व हैं सत्य की खोज, धर्म एवं नैतिक मूल्यों का पालन, ठीक, आध्यात्मिकता एवं आत्मज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा, प्रकृति के साथ संतुलन, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, योग, आयुर्वेद एवं ध्यान पर आधारित जीवन, समग्र एवं अंत विषय दृष्टिकोण। ठीक है, ये क्या है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व याद कर लीजिएगा। ऐसे याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। ये 5 मार्क्स वाला है। वैदिक ग्रंथों का संक्षिप्त में निरूपण कीजिए। तो वैदिक ग्रंथ में आप बोल सकते हैं कि वैदिक ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसमें मुख्य रूप से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सम्मिलित हैं और प्रत्येक वेद का 4 भाग है, जिसमें संहिता है, यानी कि मंत्रों का संग्रह को संहिता कहा गया है। ब्राह्मण, यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन किया जाता है ब्राह्मण में। आरण्यक, इसमें वन में अध्ययन हेतु दार्शनिक ग्रंथ। उपनिषद, इसमें ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 10 अंकों के लिए उपयुक्त है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन? भारतीय परंपरा में नगरीय, ग्रामीण, नगरीय मतलब शहरी, ग्रामीण और अरण्यक यानी कि वन में रहने वाले समाज की जीवन शैली कैसी थी, ये बताइए। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय परंपरा में नगर यानी कि शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले और वन में रहने वाले समाज की जीवन शैली कैसी थी। तो सिंपल सी बात है कि भाई सबका अलग अलग रहेगा। शहर का आदमी दूसरे टाइप से रहेगा, गांव का आदमी दूसरे टाइप से रहेगा और वन में रहने वाले आदमी दूसरे टाइप से रहेंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में समाज को क्या बोला गया है? मुख्य रूप से नगरीय यानी कि अर्बन, ग्रामीण यानी कि रूरल और वन में रहने वाले जिसको अरण्य कहा जाता है यानी कि फॉरेस्ट, जीवन शैली के आधार पर समझा गया है। तीनों समाज एक दूसरे के पूरक थे। भारतीय संस्कृति के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नगरीय समाज, ठीक है, अर्बन सोसाइटी, नगर व्यापार, शिक्षा एवं प्रशासन के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ हस्तशिल्प, उद्योग, व्यापार तथा कला का विकास हुआ। नगर में यही होता है, ठीक, हाथ से बनाने वाले या फिर फैक्ट्री का या व्यापार का और अलग अलग प्रकार के कला का विकास होता है शहरों में। शहर में मंदिर, गुफा, विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, और नागरिक जीवन व्यवस्थित और संगठित था। अब ग्रामीण पे आ जाइए। तो ग्रामीण में कृषि, पशुपालन यही सब चलता आ रहा है शुरू से ही कि ग्रामीण के लोग खेती करते हैं और पशुओं को चराते हैं। ग्राम पंचायत स्थानीय और प्रशासन पर कार्य करती थी। परिवार कैसा रहता था? तो प्राचीन काल का ये बात हो रहा है। परिवार और समुदाय जीवन को विशेष महत्व दिया जाता था। लोक संस्कृति, त्यौहार, परंपराएं गांव में होती थी। ठीक है, अब वन में रहने वाले समाज अक्सर आदिवासी होते हैं।
जिसको हम लोग ट्राइबल पीपुल बोलते हैं, एसटी खास तौर पे, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाले। तो आप में से भी बहुत से लोग होंगे अनुसूचित जनजाति। पहले आपका जो पूर्वज थे वो वनों में रहते थे, हमारे पूर्वज, ठीक है। तो वनवासी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते थे, ठीक है। ऋषि मुनि के आश्रम भी इन वनों में स्थित होते थे। औषधि यानी कि जो हमारी दवाइयाँ होती थी ये वनों में होती थी। योग तपस्या का विकास भी वन में होता था। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग भी वन में ही होता था, ठीक है। भारतीय परंपरा में महत्व क्या है इनका, तो तीनों समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। सबसे पहले आदमी वन में, फिर उसके बाद रहने लगा गांव में, उसके बाद फिर शहर में, ठीक है। ज्ञान संस्कृति अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास हुआ। प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बना रहा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल मिला। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है वसुधैव कुटुंबकम? इसका मतलब होता है कि भैया संपूर्ण विश्व एक परिवार है, ठीक है। चाहे वो गांव हो, शहर हो या फिर वन हो, हम सब एक परिवार हैं, ठीक है। यही है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संस्कृति मूलक भारतीय परंपरा और सभ्यता अन्य व्यवस्थाओं में मौलिक अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन इतना टफ है नहीं कि समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है जी? बताइए तो। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस, अंतर पूछा गया है बिटवीन किसमें, तो इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति में बेस्ड ट्रेडिशन और अदर सिविलाइजेशन बेस्ड ट्रेडिशन, यानी कि भारत की परंपरा और अन्य देशों की परंपराओं में क्या अंतर है ये बताइए। जब आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश को पढ़ के समझिएगा, ओके। अब बोलेगा भैया हमको तो इंग्लिश पढ़ना ही या नहीं आता है, और पढ़ना आता है तो मीनिंग समझ में नहीं आता है। फिर भी समझने का प्रयास कीजिए, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी लग रहा है। चलिए, तो भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर विकसित होने वाली संस्कृतियों में से एक है। इसका आधार धर्म, नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं मानव कल्याण है, जबकि अनेक अन्य सभी जितने भी सभ्यताएं हैं मुख्यतः भौतिक विकास और राजनीतिक शक्ति पर आधारित रही हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं? धर्म एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन, आध्यात्मिक विकास को महत्व, गुरु शिष्य परंपरा और सहिष्णुता एवं समन्वय। अन्य सभ्यताएं की विशेषता क्या है? भौतिक विकास पर अधिक बल दिए हैं, ठीक। आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को प्राथमिकता दी है, जबकि भारत में हम लोगों ने धार्मिकता को प्राथमिकता दिया है। औद्योगिक एवं तकनीकी उन्नति पर जोर दिए हैं, ठीक है। विदेशों की अब बात कर रहे हैं, अन्य सभ्यताएं मतलब अलग अलग देशों की सभ्यताएं। प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद रहा है, जबकि हमारे भारत में क्या रहा है? प्रकृति के ऊपर संतुलन, आध्यात्मिक विकास, गुरु शिष्य परंपरा, सहिष्णुता और समन्वय, ये भारतीय संस्कृति है। धर्म, मूल्य, नैतिक मूल्य, जबकि ये विदेशों की संस्कृति है। समझ रहे हैं? लिखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। मौलिक अंतर भारतीय परंपरा और अन्य सभ्यता, इसमें क्या अंतर है? आध्यात्मिकता पर आधारित है, ठीक, और ये भौतिकता पर आधारित है। धर्म एवं नैतिकता का प्रमुख और ये आर्थिक शक्ति का प्रमुख। ये प्रकृति के साथ संतुलन की बात करते हैं भारतीय संस्कृति, और अन्य सभ्यताएं प्रकृति का दोहन करती है। समन्वय एवं सह अस्तित्व हम लोग निभाते हैं, और अन्य संस्कृति प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद। मानव कल्याण सर्वोपरि हम लोग बोलते हैं, और ये लोग आर्थिक विकास पर ज़्यादा जोर देता है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बोला गया है कि निष्कर्ष में भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, माँ कश्चित् भाग होगा। आपने ये श्लोक सुना है कि सभी कोई सुखी रहे, सब कोई स्वस्थ रहे, सब कोई मस्त रहे, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ये भावना भारतीय संस्कृति का है, यही इसे अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है, ठीक है। ऐसा माना गया। हम लोग जो यहाँ पे अंतर दिए हैं, इसके आधार पे हम लोग अपने भारत की संस्कृति को महान बता दिए और विदेशी संस्कृति को एकदम कमज़ोर बताए हैं, तुच्छ बताए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं,
भारत की संस्कृति जितना महान है विदेशों की भी संस्कृति उतना ही महान है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने देश को महान ही बताता है, समझे। तो ये हम लोगों ने लिखा है। अगर कोई लिखे कि भारत की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति में क्या अंतर है, और वो अमेरिकी नागरिक है, मान के चलिए वो अमेरिका का बच्चा है और अपनी किताब में लिख रहा है, तो अमेरिका को ज़्यादा अच्छा बताएगा, भारत को पिछड़ा बताएगा, गरीब बताएगा, ठीक है, पुरानी प्रथाओं को मानने वाला बताएगा। तो एक चीज़ मैं ये आपको माइंड खोल दे रहा हूँ कि जब आप किसी दूसरे देश की तुलना करें ना, तो एकदम से बुराई मत लिख दें। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया पूरा बुराई बुराई, ठीक है, मैं जान के लिखा हूँ ताकि आपको ये ना पता चले, ये पता चले कि केवल बुराई करना सही बात नहीं है किसी भी देश की, कि भाई भारत का ही धर्म बड़ा है, भारत की संस्कृति अच्छा है, विदेश तो तुच्छ है, हमारे सामने तो कुछ नहीं है, जबकि भारत की संस्कृति बहुत घटिया है। ठीक है, भारत की संस्कृति बहुत घटिया है कुछ कुछ मामलों में, सब नहीं, कुछ कुछ मामलों में। वैसे ही विदेशी संस्कृति में भी कुछ कुछ चीज़ें बहुत घटिया है। ठीक है, तो हर एक देश में अपनी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, तो हमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को लिखना है, अपने देश की भी और विदेशों का भी, समझे। चलिए नेक्स्ट, निगम परंपरा में षड दर्शन की विशेषता बताइए। डिस्कस द षड दर्शन इन निगम ट्रेडिशन। तो देखिए, षड दर्शन भारतीय आस्तिक दर्शन की 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियां हैं जिनका आधार वेद है। इनका उद्देश्य सत्य, आत्मा, ब्रह्म एवं मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करना है। षड दर्शन में क्या है? सांख्य योग है, सांख्य है महर्षि कपिल मुनि, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, ठीक है, और उत्तर मीमांसा महर्षि बदरायन है। ओके, फिर महत्व बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष के योगदान का निरूपण कीजिए। तो यहाँ पे शुरू से ही ज्योतिष चलता है। भारत में बच्चा जन्म लिया तब से उसका ज्योतिष शुरू हो जाता है। बच्चा कब जन्म लिया, कितने समय में जन्म लिया, किस दिन जन्म लिया, किस नक्षत्र में जन्म लिया, ठीक है, कौन से महीने में जन्म लिया, इसके आधार पे उसका कुंडली तैयार किया जाता है, जन्म कुंडली। ठीक है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शादी विवाह भी होता है तो ज्योतिष के आधार पे होता है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। तो ज्योतिष वेदांग में से एक है। इसका उद्देश्य समय, ग्रह, नक्षत्रों की गति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराना है। ज्योतिष का योगदान, पंचांग निर्माण, ठीक, यज्ञ एवं धार्मिक कार्यों का शुभ मुहूर्त, कृषि एवं ऋतु निर्धारण करती है ज्योतिष के थ्रू, ग्रहों की गणना करती है ज्योतिष के द्वारा, खगोल विज्ञान का भी विकास हुआ ज्योतिष के द्वारा, और भारतीय गणित के विकास में भी योगदान रहा है ज्योतिष के द्वारा। ओके, महत्व, तो समय का निर्धारण, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का संचालन, वैज्ञानिक एवं खगोल अध्ययन, ये सब ज्योतिष के द्वारा किया जाता है। अष्टादश, ठीक है, अष्टादश यानी कि 18, अष्टा मतलब 8, 10 मतलब 10, 10 यानी कि 10, 8, 18, 18 विद्याओं से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है, 18 विद्या। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अष्टादश विद्याएं ज्ञान के प्रमुख स्रोत मानी जाती हैं। इनमें वेद, वेदांग, उपवेद और अन्य से मिला के ये 18 विद्याएं ली गई। ये 18 विद्याएं क्या क्या हैं? तो इसमें 4 को वेद है, 6 को वेदांग है। ठीक है, 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, ठीक है, मीमांसा है, न्याय है, पुराण है और धर्मशास्त्र है। ये 18 हो गया। कैसे 18 हुआ भैया? 4 को वेद, 6 को वेदांग, 10 को हो गया, 4 को उपवेद, कई को हो गया, 14 को, मीमांसा 1, 15, न्याय 1, 16, पुराण 1, 17 और धर्मशास्त्र 1, 18। तो 18 को अष्टादश विद्याएं बोली जाती हैं। ठीक है, 18 को हो गया ना? हाँ, बाकी पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पे, निगम आगम परंपरा में वैष्णव आगम पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, फिर से यहाँ पे सेट 2 शुरू हो जाता है। एक ही पेपर में हम सेट 1 और सेट 2 दोनों करा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलते हैं, रेस्ट लूँगा, थक जाऊँगा ना यार।
तो नेक्स्ट पार्ट में दूंगा आपको सेट 2। निगम आगम परंपरा में वैष्णव आगम पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन इसका टफ है, समझने में टाइम लगेगा, नहीं समझ में आएगा इंग्लिश पढ़िए। तो क्या बोला गया है, प्रेजेंस योर व्यू, अपने शब्दों में लिखना है। तो वैष्णव आगम इन द निगम ट्रेडिशन। देखिए, वैष्णव जिस तरह से एक शैव दर्शन हुआ उसी तरह से वैष्णव दर्शन भी है। तो वैष्णव आगम भगवान विष्णु और उनके अवतारों की उपासना से संबंधित है। ये भारतीय निगम आगम परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। मुख्य विशेषताएं हैं इनकी, ये भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, मंदिर निर्माण, मूर्ति कला की स्थापना, निगम, ये नियम बताए गए हैं, पूजा पद्धति एवं अनुष्ठान, भक्ति, सेवा और मोक्ष का मार्ग, प्रमुख परंपराएं जिसमें पाच्य रात्र एवं वैखानस शामिल हैं। महत्व, वैष्णव मंदिरा, अरे यार देखिए, इसमें ये है कि मंदिरों का विकास होता है, भक्ति आंदोलन को प्रेरणा मिलती है, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलता है। देखिए, मैं थक गया हूँ यार, थोड़ा सा फीवर भी आया है, हालांकि छूट गया है, थोड़ा थोड़ा और है, और सर्दी कर देता है ना फीवर के बाद थोड़ा, तो वो अभी आई है। कल इसको मैं करा दूंगा। ये पेपर थोड़ा सा टफ है, ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया से थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा सा है, और लिख के पार हो सकते हैं। कल मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में ये सब कराऊंगा, ठीक है। हालांकि ये पीडीएफ मैं दे दे रहा हूँ, दोनों पेज का पीडीएफ एक साथ दे दूंगा, ठीक है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लें क्या, जैसे कि गंधर्व किस वेद का उपवेद माना जाता है, ठीक है। तो गंधर्व सामवेद का उपवेद माना जाता है। गंधर्व जो है गंधर्व वेद, ये सामवेद का उपवेद माना जाता है। शाक्त उपासक किसकी उपासना करते हैं, उपासना मतलब पूजा। तो शाक्त उपासक देवी शक्ति जैसे कि दुर्गा, काली, पार्वती आदि की उपासना करते हैं, आदि की पूजा करते हैं, ठीक है। देखिए, ये सब याद रखिएगा, एक शैव उपासक हो गया, एक वैष्णव उपासक हो गए, एक शाक्त उपासक हो गए। तो शाक्त देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, जगदम्बा, दुर्गा, काली, पार्वती। नेक्स्ट मनसा, ये सब पूजा, मनसा पूजा होता है जी आप लोग के भी घर तरफ। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, तो महर्षि गौतम। हम लोग जो 6 को किए थे ना, ठीक है, महर्षि गौतम, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कनाड, और ये 6 को याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आता है, मैं दिखा दे रहा हूँ दोबारा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, ये पूछ लेगा सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, तो कपिल मुनि। पूछेगा योग दर्शन के रचयिता कौन है, महर्षि पतंजलि, योग दर्शन। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, तो महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है, महर्षि कनाड। पूर्व मीमांसा का रचयिता कौन है, महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा का रचयिता कौन है, महर्षि बद्रायन। ये 6 को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी पूछा ना, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, गौतम। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, कपिल मुनि। तो ये पूछेगा, आपको याद कीजिएगा, मैं दिखा दिया पीछे जाके, ताकि जरूरी है, ठीक है। यही पूछा था ना, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है, तो महर्षि गौतम। अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन के प्रमुख रचयिता है ना, यहाँ पे महर्षि गौतम, देख लिए ना। चलिए, तो याद कर लीजिएगा, वो 1 मार्क्स में पूछता है। नेक्स्ट, अभिनव भारती किसके रचयिता कौन है, अभिनव भारती एक किताब है, इसके रचयिता कौन है, आचार्य अभिनव गुप्त अभिनव भारती के रचयिता हैं, ठीक। विशिष्टवाद के संस्थापक कौन है, तो श्री रामानुजाचार्य विशिष्टवाद दर्शन के रचयिता हैं। नेक्स्ट, शिक्षा ग्रंथ को वेद कौन सा अंग माना जाता है, तो शिक्षा ग्रंथ को शिक्षा वेदांग का अंग माना जाता है। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से, तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध है गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से। जैन दर्शन भौतिकवादी है अभौतिकवादी, तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों अभौतिकवादी है, नॉन मेटेरियलिज्म में। अगर पूछे चारवाक दर्शन क्या है, तो चारवाक दर्शन भौतिकवादी है, चारवाक दर्शन भौतिकवादी है,
चारवाक नास्तिक हैं और ये भौतिकवादी हैं कि भाई है भगवान वगवान कुछ नहीं होता है, बुड़बक खाओ पियो आराम से ऐश करो। चारवाक ये बोलते हैं। चारवाक एक साधु थे, ठीक है, जो कि भगवान को नहीं मानते थे, तो वो भौतिकवादी हैं। बाकी बौद्ध और जैन दोनों अभौतिकवादी हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ की संख्या कितनी है? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ की संख्या 4 है। और वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन क्या है मालूम है? अणु और परमाणु पढ़े हैं ना, तो अणु और परमाणु को ही वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। तो भारत में किसने कहा कि जितने भी वस्तुएं वो सब परमाणु से बनी है? ठीक है, ये किसने कहा? महर्षि कणाद ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ 7 गो होता है। हम लोग बोलते हैं ना ठोस द्रव गैस, तो 5 गो होता है। ठोस द्रव गैस ये तो 3 गो फॉर्म होता है, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन ये 5 गो। तो इन्होंने पहले ही बताया है कि महर्षि कणाद ने कि 7 प्रकार के पूरे विश्व में पदार्थ पाए जाते हैं। या तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समाव, अभाव। अरे यार सॉरी, वो नहीं है विशेष, लेकिन आपको इसी तरह से एक क्वेश्चन मिलेगा। भगवान विष्णु उपासना करने वाले उपासक को क्या कहते हैं? तो वैष्णव उपासक कहते हैं। और जो शिव की उपासना करते हैं तो शिव उपासक, ठीक है। भारत भाव का अर्थ क्या है? फिर आता है योग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट, गंधर्व किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो गंधर्व सामवेद का उपवेद माना जाता है। शाक्त उपासक किसकी उपासना करते हैं? ये सब हो गया। नया दर्शन के, अरे दोबारा हो गया ना टाइपिंग। ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आ जाता है फिर भारतीय परंपरा में आयुर्वेद का महत्व, अष्टांग का। मैं और दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, इसी को कर लीजिए आप लोग। थक गए हैं और अभी एग्ज़ाम बहुत सारा एक साथ चल रहा है। आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई ऐप का पास खरीदना चाहते हैं तो ज्ञान सागर ऐप से कोल्हान यूनिवर्सिटी का पास ले लीजिएगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, बाय, जोहार।